नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इससे ठीक पहले हमने सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखी थी। बायो सावर्ट के अनुप्रयोगों में हम ये दूसरा अनुप्रयोग देख रहे हैं। हम एक वृत्ताकार कुंडली लेने वाले हैं। ये हमारे पास में एक वृत्ताकार कुंडली है और इस वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर ये इसका केंद्र है और इसकी अक्ष केंद्र से ठीक अक्ष दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, यहां से जो वायर इधर से इस तरीके से जो करंट फ्लो हो रही है वो इस तरीके से हो रही है। इसमें से धारा आई इधर जा रही है और इसमें से इधर इस तरीके से धारा आ रही है। ये जो वृत्ताकार कुंडली है एक्चुअल में यहां से इस तरीके से दो वायर इस तरीके से मौजूद हैं। इसमें से इधर से करंट बाहर निकल रहा है, इसमें से अंदर जा रहा है। इस डायग्राम को आप लोगों को समझना है कि ये हमारे पास में जो वृत्ताकार कुंडली है, इस वृत्ताकार कुंडली इस तरीके से है। इसमें से करंट इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, ऐसे इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। हमने जो ली है वृत्ताकार कुंडली और ये बोर्ड के तल के लंबवत इस तरीके से रखी हुई है और उसको हमने दिखाने के लिए इस तरीके से दिखाया है। एक्चुअल में है ये वृत्ताकार कुंडली ही, जिसकी रेडियस कैपिटल R लेकर हम चल रहे हैं और बिंदु P पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने। एक बार इस डायग्राम को फिर से समझ लीजिए। ये जो मैं जिस तरीके से अंगुली घुमा रहा हूं उस तरीके से करंट फ्लो हो रही है। ये बोर्ड के तल के लंबवत इस तरीके से रखी हुई है। इसके केंद्र O से स्मॉल अक्ष दूरी पर इधर बिंदु P स्थित है, जिस पर हमारे को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम इस वृत्ताकार कुंडली पर धारावाही अल्पांश लेंगे, क्योंकि जो बायो सावर्ट का नियम है वो धारावाही अल्पांशों पर ही लागू होता है। हमने इसके व्यास MN के ऊपर दो धारावाही अल्पांश जिनकी लंबाई dl है वो लिए हैं, जिनमें से प्रत्येक में से I धारा प्रवाहित हो रही है। विद्यार्थियों, इन धारावाही अल्पांशों के कारण से सर्वप्रथम हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। दोनों अल्पांशों की वजह से परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर पूरी वृत्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर उसमें कुछ कंडीशंस पुट करेंगे। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ में एक वक्र का निर्माण भी यहां पर हम करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम इस M बिंदु पर जो अल्पांश है उसकी वजह से जो बिंदु P है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। यहां से हम इस डिस्टेंस को R कंसीडर कर लेते हैं और ये वाली डिस्टेंस भी R ही होगी। अब dl जो अल्पांश है बिंदु M पर, उसके कारण से जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको हम dB1 से कंसीडर कर लेंगे और जो N बिंदु पर अल्पांश है उसके कारण से जो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको dB2 से कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पर हम देखेंगे कि अल्पांश M के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसको हम dB1 से पुट कर रहे हैं दोस्तों। अब इस dB1 की डायरेक्शन किधर होगी? अभी हमने आप लोगों को समझाया कि जो वृत्ताकार कुंडली है उसमें से इस तरीके से धारा प्रवाहित हो रही है और हम ये जानते हैं कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम से, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, कि आप धारावाही चालक को इस प्रकार से पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में रहें तो मुड़ी हुई जो अंगुलियां होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को शो करेगी। तो देखिए दोस्तों, जो धारावाही अल्पांश है वो वृत्ताकार कुंडली इस तरीके से है। धारावाही अल्पांश इस चौक की भांति है और धारा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर निकल रही है इस तरीके से। तो इस अल्पांश के कारण से यदि मैं इस बिंदु पर बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होगी दूर ऊपर की ओर। ये देखो अंगूठा बाहर की ओर तो अंगुलियां ऊपर, तो इधर ऊपर की ओर होगी। यदि मैं इस तरीके से इसको झुका दूं तो ये यहां से इस धारावाही अल्पांश से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के ठीक लंबवत
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इस बिंदु पर, वो इस रेखा के ठीक लंबवत दिशा में होगा। वो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये हमारे पास में है dB1। आप लोगों को ये dB1 समझ में आना चाहिए, इसकी डायरेक्शन आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लेंगे कि ये हमारे पास में धारावाही अल्पांश है, जिसकी वजह से धारा इधर बह रही है। और यदि हम इस धारावाही अल्पांश के कारण से इस बिंदु पर, जैसे ये हमारे पास में धारावाही अल्पांश होता और यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते तो वो ठीक ऊपर होती। एक बार मैं समझाने के लिए, ये हमारे पास में धारावाही अल्पांश है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ठीक ऊपर की ओर होगी। इस तरीके से हम चालक को पकड़ेंगे, अंगूठा बाहर की ओर तो अंगुलियां ऊपर की ओर। यदि ये वाली डिस्टेंस में इस तरीके से ले लूंगा तो भी ये एंगल तो इस तरीके से 90 डिग्री का रहेगा। इस तरीके से रहेगी अंगुलियां, अंगूठा बाहर की ओर और अंगुलियां इस तरीके से। दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर ये जो वृत्ताकार कुंडली इस तरीके से घूमती हुई नीचे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो अल्पांश है, उसकी वजह से जो करंट है वो अब की बार जा रही है अंदर की ओर। अंदर की ओर जा रही है तो अंगूठा अब की बार अंदर की ओर हो गया, जो अंगुलियां है वो इधर घूम गई है। इस कंडीशन के अंदर यदि धारा अंदर की ओर जा रही है तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरीके से होगा। और यदि आप इसको इस तरीके से घुमा लेते हैं तो इससे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। नीचे की तरफ धारा, नीचे वाला जो अल्पांश है उसमें धारा जा रही है अंदर की ओर, अंगुलियां इस तरीके से घूमी हुई है तो अंदर की ओर। यहां पर यदि देख रहे हैं तो ठीक नीचे, थोड़ा सा ऊपर कर लिया तो इधर। तो ये वाली कंडीशन तो है यहां पर, ये वाली कंडीशन है इसके कारण से मैग्नेटिक फील्ड। तो जो एन बिंदु पर अल्पांश है उसके कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लिख देते हैं dB2 से। dB1 और dB2 हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ली है और उनकी डायरेक्शन यहां पर हमने दिखाई है। अब हम बायो सावर्ट के नियम का उपयोग करते हुए, dB1 और dB2 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो dB1 है बायो सावर्ट के नियम से μ0/4π अल्पांश में से बहने वाली धारा I dl साइन थीटा, और ये जो थीटा होता है वो dl और जो अभिष्ट बिंदु है r, इसकी दूरी के बीच का एंगल होता है। इस एंगल को भी आप समझेंगे दोस्तों। यहां से अल्पांश इस तरीके से है, ऐसे अल्पांश है तो इस अल्पांश और इस दूरी r के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। कन्फर्म 90 डिग्री होगा। बोर्ड के तल के लंबवत ये अल्पांश है, इस तरीके से अल्पांश है। इस अल्पांश को हम छोटा है सीधा मान सकते हैं। इस अल्पांश और इस r के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। इस r और इस अल्पांश के बीच का एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो यहां पर यदि आप इस तरीके से रखेंगे तो भी 90 डिग्री, इस तरीके से रखेंगे तो भी ये एंगल 90 डिग्री ही रहेगा। इस स्थिति में भी ये एंगल 90 डिग्री का रहेगा। तो जब आप बायो सावर्ट का नियम अप्लाई कर रहे हैं तब जो थीटा, साइन थीटा वाला में जो थीटा यूज में आता है वो dl और जो अभिष्ट बिंदु P है उनके बीच की दूरी के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर जो एंगल है वो विद्यार्थियों दोस्तों 90 डिग्री है। तो मैं यहां पर ये जो एंगल है वो 90 डिग्री पुट कर देता हूं अपॉन अभिष्ट बिंदु की अल्पांश से दूरी का वर्ग। तो अभिष्ट बिंदु की दूरी हमने यहां पर r ले ली है तो r का स्क्वायर आ जाएगा। यहां तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों यदि साइन 90 की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास में जो dB1 का फॉर्मूला है वो आ जाएगा μ0/4π I dl/r²। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 हमारे पास में आ चुका है। अब हम अल्पांश m के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों क्या होगी, इसके लिए आप देखेंगे अल्पांश n के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो हम लेकर चल रहे हैं dB2। इस अल्पांश की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो है dB2। हमने इनकी डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ये एंगल इसके साथ में 90 डिग्री प्राप्त हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो दूसरे अल्पांश की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आ जाएगा आपके पास में μ0/4π IDL sin 90। यहां पर भी sin 90 आएगा, तो sin 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। dB2 का जो मान है वो हमारे पास में आ गया समीकरण 2 के अकॉर्डिंग। अब विद्यार्थियों, इन अल्पांशों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है dB1 और dB2, उनकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको ज्ञात करने के लिए हम dB1 और dB2 को घटकों में वियोजित कर देंगे। घटकों में इनका वियोजन करने के लिए देखिए विद्यार्थियों, यहां से हम सीधा इसकी अक्ष का निर्माण कर लेते हैं और इसकी ये लंबवत अक्ष का निर्माण कर लेते हैं। यहां से ये वाला जो एंगल है वो अब हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं। देखिए इस फॉर्मूले में भी ये थीटा आता है, तो उसकी वैल्यू तो हमने यहां पर रखकर उस थीटा को समाप्त कर दिया है। इस आर और अक्ष के बीच का एंगल हमने थीटा कंसीडर कर लिया, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी दोस्तों थीटा ही होगा। यहां से आप देखेंगे तो ये एंगल यहां से इधर इन दोनों के बीच का एंगल 90, ये थीटा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये और इसके बीच का एंगल 90, आर और dB1 के बीच का एंगल 90 डिग्री। ये यदि 90 माइनस थीटा तभी होगा जब ये वाला एंगल थीटा होगा। ये थीटा है तो उसी अकॉर्डिंग ये वाला एंगल भी थीटा आ जाएगा। अब हम dB1 और dB2 को घटकों में वियोजित कर देंगे। थीटा वाली डायरेक्शन में जो इसका घटक है वो कोस में लिखा जाएगा, dB1 कोस थीटा आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में इसका जो घटक है वो आएगा dB1 साइन थीटा, और इस dB2 को भी हम घटकों में वियोजित कर देंगे। ये आ जाएगा हमारे पास में dB2 साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में इसका जो घटक है वो आ जाएगा हमारे पास में dB2 cos थीटा। हमने इनको घटकों में वियोजित कर दिया है, और समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से हम क्या बता सकते हैं दोस्तों कि जो dB1 है उसका परिमाण और dB2 का जो परिमाण है वो समान है, डायरेक्शन भिन्न भिन्न है, इसलिए हम इनको घटकों में वियोजित कर देते हैं। देखिए dB1 और वह dB2 का परिमाण समान है। परिमाण का मतलब हो गया कि यदि इनकी डायरेक्शन नहीं लें, इनकी केवल मान को देखें, मात्रा को देखें, तो वो समान है, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है, दिशा अलग अलग है, इसलिए इनको घटकों में वियोजित करते हैं। और घटकों में वियोजित करने पर हमारे पास में आ जाएगा विद्यार्थियों, एक तो dB1 इसके जो निरक्षीय घटक है dB1 cos थीटा, dB2 cos थीटा, अक्षीय घटक आ गया dB1 sin थीटा, dB2 sin थीटा। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो निरक्षीय घटक है dB1 और dB2 का मान समान है, cos थीटा समान होना ही है, तो इस dB1 cos थीटा की डायरेक्शन ऊपर की ओर, dB2 cos थीटा की डायरेक्शन नीचे की ओर, तो इन दोनों का परिमाण समान और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होने के कारण से निरक्षीय घटक तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, निरस्त कर देते हैं, जबकि अक्षीय घटक dB1 sin थीटा, dB2 sin थीटा एक ही डायरेक्शन में होने के कारण से परिमाण इनका समान है, डायरेक्शन समान है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे तथा परिणामी इन दोनों अल्पांशों की वजह से जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो अक्षीय डायरेक्शन में होगी। तो देखिए दोस्तों, अब यहां पर मैं ये बात पुट कर रहा हूं कि dB1 cos थीटा व dB2 cos थीटा परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण से, इनकी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं।
एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। दोनों का परिमाण समान है, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। जबकि जो अक्षीय घटक हैं उनका परिमाण तो समान है। अक्षीय घटक कौन कौन से हैं? देखिए दोस्तों, डायग्राम में आप देखेंगे अक्षीय घटक हमारे पास में है dB1 sin थीटा व dB2 sin थीटा। इन दोनों का भी परिमाण तो समान है, परिमाण समान, परिमाण समान व एक ही दिशा में होने के कारण से, एक ही दिशा में होने के कारण, दोनों की डायरेक्शन सेम है और एक ही दिशा में होने के कारण से आपस में जुड़ जाएंगे। इन दोनों का जोड़ हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, दोनों अल्पांशों की वजह से हमारे पास में जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है ये तो कैंसिल आउट हो गई। ये वाली आएगी dB1 sin थीटा प्लस dB2 sin थीटा। तो यहां पर मैं पुट कर रहा हूं दोनों अल्पांशों के कारण, दोनों अल्पांशों के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों अल्पांशों की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो है हमारे पास में dB1 sin थीटा प्लस dB2 sin थीटा। और dB1 और dB2 की वैल्यू सेम है, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं 2dB1 sin थीटा। अब यहां पर दोस्तों हम देखेंगे ये दो अल्पांशों की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। हम एक अल्पांश की वजह से बात करते हैं कि एक धारावाही अल्पांश के कारण, एक धारावाही अल्पांश की वजह से, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मैं dB से पुट कर दूं, जो कि देखें दो की वजह से 2dB1 sin थीटा, तो एक की वजह से मैं लिख दूं dB1 sin थीटा। एक अल्पांश की वजह से मैंने लिख दिया है dB1 sin थीटा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, संपूर्ण जो वृत्ताकार कुंडली है, एक अल्पांश की वजह से हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां पर हम पुट करेंगे। तो देखिए संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको ज्ञात करने के लिए इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों क्या आ जाएगा, संपूर्ण वृत्ताकार कुंडली के कारण, वृत्ताकार कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया dB को भी, और इधर से भी हमने इंटीग्रेट कर दिया है dB1 sin थीटा। और देखिए इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा, जो अल्पांश है उसकी लंबाई चेंज होने की वजह से यदि यहां पर dl की वैल्यू बदलती है तो dB1 की वैल्यू भी बदलेगी। अल्पांश के रेस्पेक्ट जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान बदल रहा है। तो यहां से दोस्तों मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं, 0 से लेकर जो अल्पांश है उसकी टोटल जो लंबाई है वो है 2πr। ये हमारे पास में जो वृत्ताकार कुंडली है, उस वृत्ताकार कुंडली की जो टोटल लंबाई है वो हो जाएगी 2πr, जो कि इस वृत्ताकार कुंडली की परिधि होगी। परिधि, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो है r, तो इसकी परिधि हो जाएगी 2πr। तो यहां से आप देखेंगे इससे dB का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा b, 0 से लेकर 2πr। dB1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हम पुट कर देंगे। हमारे पास में इसकी वैल्यू है μ0 अपॉन 4πi dl अपॉन r स्क्वायर, और यहां पर ये पड़ा है साइन थीटा।
देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम साइन थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और इस आर की वैल्यू पुट करेंगे और इस में जो कांस्टेंट राशि है उसको इंटीग्रेशन से यहाँ से हम बाहर रख देंगे। तो सर्वप्रथम तो जो कांस्टेंट राशि है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। साइन थीटा की वैल्यू भी इस डायग्राम से हम इस ट्राइंगल की सहायता से फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सर्वप्रथम मैं यहाँ पर पहले तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे में कर्ण, और लंब विद्यार्थियों थीटा के ठीक सामने वाली भुजा होती है। तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा यहाँ पर आर है और कर्ण है वो है स्मॉल आर के बराबर। और जो स्मॉल आर है वो हमारे पास में यहाँ पर देखिए दोस्तों कैपिटल आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर के इक्वल है। ये जो स्मॉल आर है वो इस ट्राइंगल का कर्ण है, जो कि कर्ण होता आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से आर बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की घात 1/2। अब हम आर की वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू यहां पर पुट करते हैं। दोस्तों हमारे पास में साइन थीटा की वैल्यू आ गई है, आर की वैल्यू आ गई है। अब इस बी की वैल्यू हम यहां पर देखते हैं, वहीं से देखेंगे आप लोग b इक्वल टू जो कांस्टेंट राशियां, एक बार चाहे तो आप साइन थीटा और r की वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 से लेकर 2 पाई r तक हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। म्यू 0/4 पाई आई एजडीज पढ़ाई है, dl भी एजडीज पढ़ाई है। अब ये जो r स्क्वायर उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कैपिटल R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर कि 1/2 घात का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो है r बट्टे में आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की घात 1/2। अब देखिए दोस्तों जो कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। तो म्यू 0/4 पाई यहाँ पर कांस्टेंट की भांति काम कर रहा है। ये जो r है वो भी कांस्टेंट की भांति, ये कैपिटल R बाहर आ गया और बट्टे में देखिए आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर घात यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर है आधी, 1 और आधी हो जाएगी 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की घात यहाँ पर हमारे पास में आ गई है 3/2। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया है सिर्फ dl, यहाँ पर dl रह गया। तो dl का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, l हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास में b इक्वल टू प्राप्त हो रहा है म्यू 0/4 पाई आई इंटू आर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की घात 3/2। इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन विद्यार्थियों dl का इंटीग्रेशन हो गया है l और लिमिट हमारे पास में है 0 से लेकर 2 पाई r तक। तो b इक्वल टू क्या निकल कर आ रहा है, म्यू 0/4 पाई आई इंटू कैपिटल R अपॉन आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की घात 3/2। और यहां से जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई r माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। दोस्तों यहां से हमारे पास में ब्रैकेट में निकल कर आ गया है 2 पाई r। देखिए 2 पाई से यहां से पाई कैंसिल होगा, 2 से यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, एक आर यहां पर एक आर यहां पर, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला निकल कर आएगा b इक्वल टू म्यू 0/2, यहां पर ये i पढ़ाई है, r एक इधर से और आ जाएगा तो i इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस अक्स स्क्वायर की घात 3/2। देख लीजिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1 2 से 1 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 2 पड़ा रहेगा। ये हमारे पास में आ गई है वृत्ताकार धारावाही वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र फॉर्मूला। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या यदि n कंसीडर कर लें, मतलब वायर है उसमें एक वायर की बजाय यदि n वायर हैं, n वायर एक दूसरे पर लिपटे हुए हैं,
तो विद्यार्थी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उतनी ही गुणा हो जाएगी। एक वायर की वजह से इतनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, तो n वायर्स की वजह से म्यू जीरो n आई आर स्क्वायर अपॉन 2 अक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की घात आ जाएगी 3/2। ये हमारे पास में n फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया है, सूत्र आ गया है। अब दोस्तों इसमें हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे कि वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, और ये जब बिंदु P बहुत अधिक दूरी पर होता है, इसकी रेडियस के रेस्पेक्ट यदि बिंदु अक्ष की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, तब जो कंडीशंस है वो किस तरीके से बदलती है वो हम यहाँ पर अब देखेंगे। दोस्तों अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस पुट करेंगे। ये हमारे पास में वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया था। अब हम पहली कंडीशन देख रहे हैं कि वृत्ताकार कुंडली की अक्ष से यदि हम बिंदु P को उसके केंद्र पर ले आए, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी। पहली कंडीशन है वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए केंद्र पर ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में जो अक्ष की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, अक्ष बराबर 0 आ जाएगा, और अक्ष बराबर 0 आते ही जो बिंदु P है वो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आ जाएगा। इस फॉर्मूले में हम अक्ष की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो देखिए क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास में B इक्वल टू ये आ गया हमारे पास में म्यू जीरो n आई आर स्क्वायर अपॉन 2, 0 प्लस में r का स्क्वायर की घात 3/2। तो यहाँ से स्क्वायर से ये 2 तो कट जाएगा, r की घात 3 रहेगी, ऊपर भी r की घात 2 है, तो हमारे पास में r की घात बट्टे में 3 आएगी। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को एक टर्म में और पुट कर देता हूँ, NIR स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास में 2 r की घात आ गई 3, यहाँ से इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये बट्टे में है ये ऊपर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, r की घात 3 रह जाएगी नीचे, ऊपर वाली 2 घात से कट जाएगी, तो म्यू जीरो n आई अपॉन ये हमारे पास में आ गया 2r। ये हमारे पास में केंद्र पर, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया है। दोस्तों आप लोगों को भी समझ में आया होगा। और जैसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज्यादा होता, मैक्सिमम होता है, क्योंकि जैसे ही अक्ष पर चलेंगे तो अक्ष का मान यहां पर पुट करते जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी। फिर हम बात करते हैं यदि अक्ष बहुत बड़ा हो r की तुलना में, दूसरी कंडीशन हमारे पास में है स्थिति सेकंड, यदि अक्ष ग्रेटर देन, वेरी ग्रेटर देन r, तो देखिए दोस्तों इनका जो स्क्वायर है वो तो और भी बड़ा हो जाएगा। यदि अक्ष बड़ा है, r से काफी बड़ा है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। उस कंडीशन में होगा तो अक्ष स्क्वायर की तुलना में विद्यार्थियों r स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे। r स्क्वायर को नगण्य मानने पर, r स्क्वायर को जब नगण्य मान लेंगे क्या आएगा दोस्तों, यहां से हमारे पास में ये फॉर्मूला है, इसमें r स्क्वायर को, यहां वाला r स्क्वायर, इसकी तुलना में, इन दोनों की ही तुलना कर रहे हैं, तो इसकी तुलना में ये वाला r स्क्वायर है बहुत छोटा है, इसको नगण्य मानकर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है कि इस r स्क्वायर को नगण्य, इसकी तो तुलना ही नहीं कर रहे हैं, हम इन दोनों की तुलना कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ा है, ये काफी छोटा है, तो इसमें छोटी राशि जोड़ो तो बहुत कम फर्क पड़ेगा। तो यहां से अक्ष स्क्वायर रह जाएगा हमारे पास में, b इक्वल टू हमारे पास में आ गया है म्यू जीरो n आई कैपिटल R स्क्वायर अपॉन ये 2 एचडी पढ़ाई है, यहाँ पर अक्ष स्क्वायर है, ये जो r है वो 0 हो गया,
इसकी घात 3/2, तो म्यू 0 एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, यहां से हमारे पास में अक्स की घात 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अक्स की घात रह गई है 3। ये हमारे पास में आ गया है जब अक्स आर से काफी बड़ा है, तब उसकी अक्स पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, सूत्र, व्यंजक। आप लोगों को भी ये समझ में आया होगा। ये दूसरी कंडीशंस थी। अब हम तीसरी कंडीशन में चलते हैं। स्थिति थर्ड में हम जो अक्स है वो r/2 दूरी पर लेंगे। अक्स बराबर r/2 दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता r/2 दूरी पर हम क्यों लेंगे, उसके पीछे भी रीजन है, वो समझा देंगे अभी। पहले आप देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है। b बराबर हमारे पास में फॉर्मूला है म्यू 0 एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, यहां से देखिए दोस्तों 2, अक्स की जो वैल्यू है वो है r/2, r/2 का स्क्वायर होगा तो r स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, फिर प्लस में r स्क्वायर पड़ा ही है, इसकी घात है 3/2 दोस्तों। यहां से इस मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू में फिर से पुनः पुट कर रहा हूं, म्यू 0 एन आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2, ये जो ब्रैकेट है उसके अंदर रह गया आर स्क्वायर, तो यहां से कॉमन आ जाएगा 1/4 प्लस 1, यहां से 5/4 निकलेगा, तो 5/4 आर स्क्वायर यहां से निकलेगा। 5/4 आर स्क्वायर की घात है 3/2। यहां से इसकी घात को भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, सिंपल करेंगे, तो यहां पर देखेंगे म्यू 0 एन आई आर स्क्वायर, ये तो ऊपर पढ़ाई है, यहां पर ये 2 पढ़ाई है। अब इस 5 की घात है 3/2, तो उसको मैं 5√5 पुट कर सकता हूं, और ये 4 की घात है 3/2, इसको हम 3/2 का मतलब हो गया 4√4, तो बट्टे में ये पड़ा है 4√4, और इधर आर स्क्वायर की घात भी 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की घात सिर्फ 3 रह जाएगी। ये हमारे पास में आ गया। आप लोग इसको समझ लेंगे, 5/4 की घात 3/2, 3/2 का मतलब है 1 और आधी, तो 5 की घात 3/2 मीन्स 5√5, 4 की घात भी 3/2 होगी तो 4√4, आर स्क्वायर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की घात 3 रह जाएगी। ये हमारे पास में इतना आ गया है। फिर इसके बाद में देखेंगे दोस्तों, b इक्वल टू हमारे पास में निकल कर आ रहा है म्यू 0 एन आई अपॉन, देखिए आर स्क्वायर से आर 2 घात तो कैंसिल आउट हो गई है, केवल यहां पर आर रह गया है। इसमें से भी देखेंगे जो √4 है, ये √4 है, वो इसका अंडर होगा तब 2 होगा, वो इस 2 से कट जाएगा, ये वाला जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये 4 ऊपर चला गया, फिर 5√5 बच गया है, 5√5 बच गया, ये जो 4 अंडर में था वो इससे कट गया, ये वाला 4 ऊपर चला गया, यहां पर एक आर बचा है, यहां पर एक आर बचा, ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां से जब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा, ये हमारे पास में r/2 दूरी के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है। यदि मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, देखिए दोस्तों, देखना आप, 8/5 मैंने 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, म्यू 0 एन आई अपॉन 2r, ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो यहां पर r/2 दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है वो 8/5, और जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके तुल्य होती है। ये जो 8/5 को जब आप कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो 0.714 आएगा,
तो केंद्र वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का 0.714 गुणा चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त होता है। यदि हम प्रतिशत की बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र जो केंद्र पर होता है उसका 71.4% ही होता है। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का साइन लगा देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें दोस्तों यहां पर बात करेंगे ग्राफ की, दूरी के साथ में ग्राफ, दूरी के साथ चुंबकीय क्षेत्र B में परिवर्तन, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से परिवर्तन आता है, प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, जो हमारे को ग्राफ प्राप्त होगा वो इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। ऐसा ग्राफ मिलने वाला है। ये वृत्ताकार कुंडली इधर इस तरीके से रखी हुई है। उसके केंद्र से जैसे ही हम इधर चलेंगे या इसके केंद्र से इधर चलेंगे तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने यहां पर ली है, ये केंद्र पर है, और इधर से हम चल रहे हैं अक्ष दूरी पर चल रहे हैं। अब दोस्तों इसको समझना, ये केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान हमने यहां पर निकाला। यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तो इतना प्राप्त हो रहा है, B इक्वल टू μ0 NI अपॉन में 2R के इक्वल प्राप्त हो रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम केंद्र से, कुंडली के केंद्र से अक्ष एक्सिस की ओर चलेंगे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती चली जाएगी और ये बहुत अधिक दूरी पर, अनंत पर ये शून्य हो जाएगी। जब हम अनंत का भाग लगाएंगे, अक्ष की वैल्यू जब हम अनंत पुट कर देंगे तो B की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी। तो अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के साथ में ग्राफ प्राप्त होता है। उसमें एक पॉइंट आता है नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु इसके केंद्र से r/2 दूरी पर प्राप्त होता है। r/2 दूरी पर नति परिवर्तन बिंदु प्राप्त होता है। दोस्तों नति परिवर्तन बिंदु है क्या एक्चुअल में, वो आप समझ लेंगे। ये r/2 दूरी पर होता है। देखिए ये जो वक्र है उसका ढाल चेंज हो जाता है। जो वक्र है उसका ढाल है वो इस कंडीशन में जो ढाल होता है वो जो यहां पर जो रेखा होती है बिल्कुल सीधी होती है, सीधी रेखा है। और इसके इधर तो इसका ढाल है इस तरीके से ढाल है, और जैसे ही इधर चलेंगे इसका ढाल हो जाएगा ऐसे। तो जो वक्रता है, वक्र की जो वक्रता है वो यहां पर इस बिंदु पर तो वक्रता होती है। ये वाला पॉइंट ही मैं यहां पर आप लोगों को समझाने के लिए दिखा रहा हूं। तो जिस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र और दूरी के बीच में हमने वक्र खींचा, उस वक्र की जो वक्रता है शून्य होती है, कोई वक्रता वहां पर नहीं होती, वक्र एकदम सीधा होता है। तो उस बिंदु को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। या वक्रता धनात्मक से ऋणात्मक या ऋणात्मक से जब धनात्मक होती है तो उस बिंदु को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। वक्रता बदल रही है उस बिंदु पर तो उस बिंदु को नति परिवर्तन बिंदु कहा जाता है, जो कि वृत्ताकार कुंडली के केंद्र से r/2 दूरी पर प्राप्त होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम हेल्महोल्ट्ज कुंडली के अंदर भी यूज में लेंगे, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ये वक्र इस तरीके से है दोस्तों, यहां से इस तरीके से चल रहा है और इस बिंदु के ऊपर जो r/2 दूरी पर है केंद्र से, उस पर इसकी वक्रता देखो, इसमें इधर इस तरीके से घुमाव है, आगे चलेंगे तो इसमें इस तरीके से घुमाव प्राप्त होगा, इसमें इस तरीके से घुमाव है, इसमें इस तरीके से घुमाव है। तो इसका जो वक्रता है वो इधर अंदरूनी भाग में, इधर ये बाहरी ओर है। तो वक्रता है वो धनात्मक से ऋणात्मक हो जाती है, तो उस बिंदु को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया बट आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद विद्यार्थी।